मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो, कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अभी ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। सर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं मोदी जी को, मैं डायरेक्टली मोदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर आप बड़े हैं हमारे, आप बुजुर्ग हैं हमारे, कि मोदी सरकार को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। कुदरत की मार पड़ी, फ्लड्स आ गए और उसके बाद सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही हैं पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे, वो हिंदू भी वहां बचे नहीं है। अब लूटे तो लूटे किसको, तो इसीलिए अब इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। एक्चुअली पता ही बात क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के रकबे के लिहाज से अगर देखते हैं तो इंडिया से वो काफी छोटा मुल्क है, ठीक है। उनका ज़राई काश्तकारी का जो करने का जो रकबा है उससे ज्यादा, अगर हम इसके, मैं अगर अपने हिसाब से परसेंटेज निकालूं तो मेरे ख्याल में 70-30 की परसेंटेज है, 30% के ऊपर काश्तकारी होती है। जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में। ठीक है। ये चीज आपको नहीं लगता उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर कर लिया खुद को? टेक्नोलॉजी जरूर बेहतर की है उन्होंने, क्योंकि वो कर्जों के हिसाब से भी है। बाकी वो जब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा जमींदार खुद भी वो चीजें खरीद लेंगे। और ये चीजें जो है ना, ये फिर वो प्रमोट कर रही हैं। इधर अपने मुल्क का हिसाब लगाएं, इधर जमींदार जो खाद का क्या रेट है, फसल का रेट होता ही कोई नहीं है। मोहम्मद यूनुस मोदी जी के चरणों में आ गया है, भीख मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो। ये वही मोहम्मद यूनुस और इनकी कंट्री है जो बोलती थी कि हमने गज़वे हिंद करना है, हिंदुओं को खत्म करना है, हिंद को हमने भूखे मारना है। लेकिन भगवान की भी देखिए कृपा क्या हो गई है इनके ऊपर कि इनको मोदी जी के कदम चूमने पड़े। अभी ये मांग रहा है कि भीख में हमें थोड़े से चावल ही दे दीजिए, जबकि पहले बोलता था कि मैं सब कुछ बैन कर दूंगा, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरा जो मोहम्मद है मालदीव्स वाला, उसके साथ ट्रेड कर लूंगा, भारत के साथ नहीं करूंगा। क्योंकि पीछे डीप स्टेट से उसे इंफॉर्मेशन आई थी कि तुमने अब रेजिम चेंज यहाँ पर बांग्लादेश में करी है, इसके बाद अब भारत में भी तुमने ही करवानी है। इसको भी इन्होंने पुदीने के झाड़ पर या चने के झाड़ पर बिठा दिया था, वो भी वहां पर नाचने लग गया। लेकिन कुदरत की मार पड़ी, फ्लड्स आ गए और उसके बाद सारे चावल जो भी था इनका खत्म हो गया। और ये खाते तो चावल ही हैं पानी डालकर, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे इनके पास होते नहीं है। और हिंदुओं को लूट कर ये कंट्री चलाते थे, वो हिंदू भी वहां बचे नहीं है। अब लूटे तो लूटे किसको, तो इसीलिए अब इन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। अहमद जी, ये जो मोहम्मद यूनुस अब मोदी जी से भीख मांग रहा है कि मुझे चावल दे दीजिए। पहले तो बोलता था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम मछली भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत को ना इंपोर्ट करने देंगे कुछ भी, ना कपड़ा जाएगा ना खाना जाएगा। और अब इन्होंने बोल दिया कि हमें चावल दे दीजिए। भाई इतनी ही गैरत थी तो ले लेते मालदीव से, पाकिस्तान से मांग लेते, भारत से क्यों मांगी इन्होंने? देखिए सुमित जी, बात यह है कि जो इनको लेकर आए थे उनको लग रहा था कि वो भी वापस आ जाएंगे सत्ता में, लेकिन हुआ ये कि वो वापस नहीं आए, लेकिन आ गया कोई और सत्ता में। तो सारा जो खेला था, जो इनको लग रहा था कि अब मुझे सत्ता मिल गई है बांग्लादेश के हाथ में, और जिस तरह से शेख हसीना का आउस्टर किया गया और वो भारत में आई और लगातार वो उनके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहे थे भारत से, वो रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है और इंडिया को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो सा वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इनफैक्ट खतरा है ना बुहरान का, वो तो जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से है। बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी इंडिया की, वो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट दे रही है, ज़राअत के हवाले से इनको प्रमोट कर रही है, किसानों को कर्जे दे रही है। इस तरह से ना वो बड़ा मामलात हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है, ज़राअत है। किसान बड़े मजबूत हैं, किसान मजबूत हैं, लेकिन हमारी मीडिया पे तो ये बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में ये बुहरान है, इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये जो अगर बता रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडीज़ देती हैं, आपको कैसे पता चला? मैं आपको वो एक चीज़ बताता हूँ ना कि वहाँ जब अंग्रेज़ों का दौर था ना, वो
इधर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त से ना वहाँ ना मंडियाँ बनी हुई हैं, और मंडियाँ जो है ना वो इधर जितना आपका ये व्यापारी वगैरह ले जाते हैं ना, ये खैदरों वाले, वो जो आम जमींदार है उसको नहीं फायदा होता। वो जो रेट मंडियों में होता है ना, जो एंड पे होना होता है, वो शुरू में भी वही होता है। ये वजह है कि वो जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में। ठीक है। ये चीज आपको नहीं लगता उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर कर लिया खुद को? टेक्नोलॉजी जरूर बेहतर की है उन्होंने, क्योंकि वो कर्जों के हिसाब से भी है। बाकी वो जब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जमींदार खुद भी वो चीजें खरीद लेंगे, और ये चीजें जो है ना ये फिर वो प्रमोट कर रही हैं। इधर अपने मुल्क का हिसाब लगाएं, इधर जमींदार जो खाद का क्या रेट है, फसल का रेट होता ही कोई नहीं है। जिस बंदे के पास पैसा है, हमने खाद भी बाहर से मंगवानी है, टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेनी है, एग्रीकल्चर के हवाले से सब कुछ बाहर से मंगवाना है, फिर आगे किसानों को देना है, तो कैसे हम उन्हें उस तरीके से सब्सिडी दे सकते हैं जैसे इंडिया दे रहा है? ये आप इस तरह का तरीक़ेकार इख्तियार कीजिए ना। इधर सब तो पहले तो ये है, जो रेट बाद में होता है ना, जब जमींदार से फसल ली जाती है उस वक्त भी वही होना चाहिए, गन्ने का, शुगर का, जो भी है। क्योंकि जब जमींदार से वो आप फसल ले लेते हैं, उसके बाद जो बंदे इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करके वो फिर उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, ले जाते हैं। सर लास्ट में आप बताएंगे कि इंडिया का ये जो स्टेप है, इंडिया की कामयाबी अचीवमेंट है किस्म की, कि IMF जैसा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया की, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उसे सराहते हैं या आप ये कहेंगे कि ये सब झूठ है? नहीं, मैं सराहता हूँ उसे, क्योंकि जो भी आपका वो इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है। ये नहीं चले हमारे उनके साथ हालात अच्छे नहीं है, कशीदा कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन उनकी ये अचीवमेंट है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हम जेलस हों। बांग्लादेश का लेते हैं। बांग्लादेश की आजादी से लेकर जो पाकिस्तान के जुल्म के तहत बांग्लादेश रहता आया था, और लाखों की संख्या में बंगालियों को पाकिस्तानियों ने मारा, उनको गंदा, नीचा, ओछा हर तरह से समझते थे। उनकी महिलाओं का बलात्कार हुआ, बच्चों को मारा गया। क्या कुछ बांग्लादेशियों ने या बंगालियों को कहें, पाकिस्तान में जो या ईस्ट पाकिस्तान के हैं, जो कुछ भी नरसंहार हुआ, उस सब से, उस दंड से आजादी भारत ने दिलाई। भारत ने उनकी आजादी से लेकर उनकी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहा, वहां पर चाहे अभी जो अडानी की आप बात कर रहे थे, पावर सप्लाई से लेके जो सबसे ज्यादा बात होती थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है, उसके पीछे कारण कौन है? उसके पीछे उसको संभालने वाला, बनाने वाला भारत ही है। भारत ने स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से अपनी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स था, यूनिट था, वो धीरे धीरे बांग्लादेश में शिफ्ट किया। बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी आजादी से लेकर उनकी इकोनॉमी तक भारत का पूरा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि शेख हसीना पूरी तरह से कोशिश ये करती आ रही थी, और जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स थे उनको पूरी तरह से डिस्कार्ड करके उनको जेल में और उनको सत्ता से या जनता पर इन्फ्लुएंस उनका कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो इस तरह के एलिमेंट्स थे वो धीरे शेख हसीना के खिलाफ उन्होंने सेंटिमेंट्स को मजबूत किया। उसके पीछे जो जैसे हमने गहरा राज्य की बात की, गहरा राज्य का भी पूरा हाथ रहा। और पाकिस्तान तो है ही, हालांकि पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी जो एक सबसे ज्यादा और सबसे गहरा कनेक्शन वो इस्लाम का। और कहीं ना कहीं मुसलमान होने के नाते सेंटिमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अभी हमें जुड़ते हुए दिखाई दिए। और एक प्रोफेसर साहब का, जैसे ही हमने बांग्लादेश में हालातों को बदलते हुए देखा था, तो एक बांग्लादेशी प्रोफेसर साहब की वीडियो काफी वायरल हुई थी और उन्होंने पाकिस्तान की काफी तारीफें की थी कि पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता है एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि हमें भी ये याद दिलाने की जरूरत है कि भारत आपका क्या है, और भारत ने आपके लिए क्या किया है। लेकिन ये बात अभी नहीं है, बहुत समय से आपने देखा होगा क्रिकेट को लेकर बहुत सारी जो बांग्लादेशी जनता है उनके बीच भारत के विरुद्ध जो सेंटिमेंट सामने आ रहे थे, तो ये बहुत लंबे समय से भारत के विरुद्ध एक सेंटिमेंट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, पाकिस्तान तो है ही पूरा का पूरा भारत विरोध में ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है। तो ये जिस तरह से एक होस्टाइल नेबरहुड को डेवलप किया गया अराउंड इंडिया, ये इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एक प्रधानमंत्री मोदी की बात करें ग्लोबल लीडर के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन जिस नीति की हम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए, अब चाहे हम बात करें मालदीव्स की बात करें या फिर हम बात करें अभी ताजा जो एग्जांपल हमारे सामने बांग्लादेश को लेकर भी अगर चावल की जरूरत है, तो देखिए भारत एक बड़ा देश है और भारत का
आज ही नहीं, क्योंकि हम एक बड़ी इकॉनमी है और बड़ा देश है और हम इस रीजन में या ग्लोबली हम अपने आप को एक अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है भारत की कि वो जब भी कोई जरूरत पे होता है उसकी मदद करते हैं। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देखें, अब अफगानिस्तान में जो कोई भी सिचुएशन डेवलप हुई, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें, यूक्रेन हो, कहीं पे भी जहां पे भी जरूरत हो, भारत हमेशा आगे रहता है। और बात अगर बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश